हेलो एंड वेलकम टू माय शो इम्पोर्टेंट टॉक्स। एक बार फिर आपके सबके सामने मैं आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 जुलाई है, जिसे डॉक्टर्स डे के तौर पर पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक डॉक्टर्स डे और मेडिसिन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेगा। और इस वीडियो में हमने इनवाइट किया है 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्टर डॉक्टर रोहित शुक्ला, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं और 15 वर्षों से इस क्षेत्र में लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज से बहुत सारे मरीजों को फायदा भी हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आयुर्वेद सबसे पुराना चिकित्सीय पद्धति है। 5000 वर्षों से ज़्यादा समय से मानव जाति के स्वास्थ्य की रक्षा आयुर्वेद से की जाती रही है और आयुर्वेद का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो इस डॉक्टर्स डे पे मैंने वो पहली चिकित्सा पद्धति जो मानव जाति की शुरुआत से रही है, उसके लिए डॉक्टर रोहित शुक्ला को इनवाइट किया है अपने इस शो पे इम्पोर्टेंट टॉक्स। तो आइए हम उनको इस शो पे इनवाइट करते हैं और उनसे आयुर्वेदा के रियल फैक्ट्स को जानते हैं, समझते हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हों या जो भी आपके दिमाग में प्रश्न हो आयुर्वेदा से जुड़े हुए, आप उनको मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई इसी शो के दौरान ही दे दूं। जितना संभव होगा उतने सवालों के जवाब हम इस शो के बीच में ही देंगे। जो कुछ छूट जाएंगे उसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और आई विल गेट बैक विद मैसेज, जो भी उसका रेलेवेंट आंसर होगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स वेलकम डॉक्टर रोहित शुक्ला, a renowned Ayurvedacharya with more than 15 years of expertise in practicing Ayurveda. So let's call and welcome Dr. रोहित जी मेरे इस शो पे, एंड थैंक यू, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और सबसे पहले डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। नमस्कार। एक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 जुलाई का ये दिन डॉक्टर्स के लिए समर्पित है और अलग अलग देशों में अलग अलग दिनों पे डॉक्टर्स डे की अलग अलग डेट हैं। 1 जुलाई इज द डेट जो कि बहुत सारी कंट्रीज में कॉमन है, बट कुछ देशों की अलग डेट हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई एक दिन काफ़ी नहीं है डॉक्टर्स के सम्मान में, और इस साल में तो हर दिन जो डॉक्टरों का योगदान है इस वक्त कोरोना एपिडेमिक में लड़ने का, वो अमूल्य है। तो इसलिए मेरी तरफ से सारे डॉक्टर्स को अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे, जो कि दिन प्रतिदिन 24 घंटे हम लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये कोई एक दिन या एक विशेष दिन की बात नहीं है। हमारे दिल में डॉक्टर्स के लिए प्यार और इज्जत 3/7 होनी चाहिए। यदा कदा कभी कभी ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं जो कि शर्मिंदा करती हैं लोगों को। तो डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप है इस धरती पर, और उस चीज को शायद इस समस्या के बीच, कोरोना की समस्या के बीच, लोगों को ये समझ में आ रहा है धरती पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही है, जो शायद सफेद कोट में हमारे सामने मौजूद है, जिनको हम देख सकते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर रोहित शुक्ला और उनके विचारों को सुनते हैं हम आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद को बहुत डेप्थ में उन्होंने समझा है और उसको प्रैक्टिस किया है। आयुर्वेद में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी पद्धति से ना जाने क्यों डेविएट कर जाते हैं या थोड़ा सा साइड होके मिक्स एंड मैच करते हैं, जब तक कि आयुर्वेद में खुद इतना पोटेंशियल है कि आप किसी भी मर्ज को, किसी भी बीमारी का संपूर्ण समाधान आयुर्वेद में पूर्णतः मौजूद है। बट रोहित जी का समर्पण
पूर्णतः आयुर्वेद के लिए है और आयुर्वेद में उन्होंने गहन अध्ययन किया है और उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस। तो हम उनसे सुनेंगे उनके बारे में। सो आई वेलकम रोहित जी, प्लीज दर्शकों को से रूबरू हों और अपना परिचय दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं शो की तरफ। वेलकम रोहित जी। नमस्कार सत्येंद्र जी और नमस्कार दर्शकों। बहुत ही अच्छी शुभ घड़ी है और आपकी शुभकामनाओं हेतु हृदय से मैं धन्यवाद कहता हूँ। चिकित्सक की बात आपने उठाई, वो कोई भी चिकित्सक हो सकता है, वो एक आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक कोई भी चिकित्सक, एक उसमें सेवा भावना जुड़ी होती है, जिस वजह से यह प्रोफेशन लोगों की नजर में एक हृदय में जगह बनाता है, एक सम्मान देता है। तो इस सम्मान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज का विषय जो है वो आयुर्वेद से जुड़ा है, तो समय को ना गंवाते हुए हम अपने शीर्षक पे आते हैं जो आयुर्वेद के बारे में चर्चा रहेगी। तो आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कहाँ से आया, इसका अवतरण कैसे हुआ, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। आज की जो परिस्थितियां हैं, आए दिन आप सुनते होंगे कि इस मेडिसिन से ये ठीक हो रहा है, आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए, इस मेडिसिन से ये करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन होते हैं और जिसके उत्तर हम लोगों के पास नहीं। वजह भ्रांति, समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के बीच में फैली हुई है और गूगल एक समस्या का भी कारण है। जिस प्रकार हमें उससे ज्ञान मिलता है, वो हमें भ्रमित भी कर रहा है। इस चीज को हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं, हर एक इंफॉर्मेशन का कोई रेफरेंस नहीं होता। वो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। तो चलिए आयुर्वेद के विषय में चर्चा करते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, मैं सरल शब्दों में इसको बताऊंगा। आयुष्माने कामेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विधिये परमा। कितना सुंदर लिखा है वाग्भट्ट जी ने। वाग्भट्ट जी ने जो है अष्टांग संग्रह में, आयुष्माने कामेन, अच्छी आयु की कामना के, धर्म अर्थ सुख साधनों की कामनाओं के लिए आयुर्वेद में जो भी कुछ कहा गया है, जो जो बातें आपको बताई गई हैं, जिन चीजों का वर्णन किया गया है, उसे भली भांति अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि आयुर्वेद क्या है। आयु मतलब जीवन, वेद मीन्स शास्त्र, द साइंस which is deals with the life, which increases our life span. आयुर्वेदा इज उपवेद ऑफ अथर्व, जिसके आधार पर कहते हैं कि आयुर्वेद शाश्वत, इमॉर्टल, मतलब जिसका कोई जन्म ही ना हुआ। लिखित प्रमाण हमारे पास 5000 वर्षों का तो दिखता है, और वेद जिनको हमारे सनातन धर्म में शाश्वत माना गया है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए। तो उनमें से जो एक वेद का हिस्सा है जिसको अथर्ववेद कहते हैं, इस पूरे महासागर को उसका उपवेद कहा गया है। तो हमें जीवन में अच्छी आयु की कामना के लिए, धर्म अर्थ सुख साधनों के लिए, देखिए हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में जीवनोपार्जन क्रियाएं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आयुर्वेद के जो नियम है, जो उसकी परिभाषाएं हैं, जो उसके सिस्टम है, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। डिटेल में बात करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, परंतु अब चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इस ज्ञान का आखिर क्या पर्पस है। तो सीधी और सरल भाषा में अगर इस पर चर्चा करें तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। इस संसार में जितनी भी मेडिकल साइंस हैं, वो चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद को छोड़ के कहीं पे भी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कोई भी चर्चा नहीं की गई है कि वो व्यक्ति कभी बीमार पड़े ही ना, ऐसी स्थिति उसके जीवन में आए ना कि वो कभी बीमार पड़े। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आतुर अर्थात पेशेंट, रोगी,
अगर कोई रोगी आता भी है हम एक चिकित्सक के पास, तो उसके विकारों का प्रशमनम करना है, उसके विकारों को दूर करना, उसको सबसाइड करना, उसे क्योर करना है। तो ये केवल आयुर्वेद के माध्यम से ही संभव हो सकता है। ये तो था प्रयोजन। हम अगर स्वस्थ हैं तो जीवन पर्यंत शतायु को प्राप्त हो, और जीवन पर्यंत स्वस्थ ही हम स्वस्थ रहते हुए ही हमारी मृत्यु हो, क्योंकि मृत्यु तो संभव शाश्वत सत्य है, वो तो आनी ही है, परंतु जीवन पर्यंत 100 वर्षों की आयु के साथ हम स्वस्थ रह के इस धरती पर अपने जीवन का सुख ले सके। क्योंकि अगर हम रोगी हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम भौतिक सुखों और संसाधनों का भी लाभ नहीं उठा सकते। हम अच्छी प्रोफेशन में जा सकते हैं, ना हम अच्छी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं, लोगों की तरह हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो नहीं कर सकते। आए दिन ऐसे कई सारी रोग से ग्रसित लोग मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आज एलोपैथी में भी नहीं, ना उसका कहीं एक्सप्लेनेशन दिखता। तो जो इसका प्रयोजन है उसको समझना होगा। अब चर्चा करते हैं कि क्या वो आधारभूत सिद्धांत है जिन पर आयुर्वेद खड़ा है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं आयुर्वेद के, आधारभूत सिद्धांत है। सबसे पहले बात आती है त्रिगुण, सत्व, रज और तम। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छे कार्य करेंगे। तम अर्थात हमारी जीवन शैली बहुत ही नकारात्मक हो रही है, हम आलस से भरे हुए हैं, तामसी प्रवृत्ति हमारी हो रही। रज बहुत ही लग्जूरियस लाइफ है, तो जो हमारी मनोप्रवृत्ति होती है वैसे ही कार्य हम करने लगते हैं। सत्य से भरा हुआ व्यक्ति ऐसा होगा कि वो हमेशा अच्छे कार्य करेगा, और तम गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, उसका खान पान, आहार और विहार दोनों ही गड़बड़ होंगे। वो जरूर भविष्य में हो सकता है किसी ना किसी आहार से जुड़ी हुई समस्या से होकर बीमार पड़ जाए। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे भोजन और जीवन शैली से जुड़ी हुई। तो इन त्रिगुण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, हमें दैनिक जीवन में इस पर ध्यान देना होता है। त्रिदोष की चर्चा करते हैं। आयुर्वेद की जो ट्राइपॉड्स हैं, 3 स्तंभ जिसको बोला जाता है आयुर्वेद में, वो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ। वात, कफ, ये त्रिस्तंभ आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं। इनके बिना आयुर्वेद की परिकल्पना नहीं जा सकती। वात की बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी मोशंस हो रहे हैं, वो नर्वस सिस्टम से आप संबंध रख सकते हैं। जितने भी तरह के हमारी बॉडी में मोटर न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस हैं, वो सभी वात से रिलेटेड। गम्यते इति गमनम्, जितने भी शरीर में गमन हो रहे हैं, जितने भी मोशंस हो रहे हैं, वो सभी वात दोष से रिलेटेड। वायु, इसका नेचर क्या होता है? ड्राइनेस, शरीर में कहीं पे भी कोई पेन हो रहा है, प्रिकिंग पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो वात संबंधित व्याधि से रिलेटेड होगी। इन तीनों दोषों का, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों का साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना बहुत आवश्यक है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। इनमें से कोई भी दोष अगर उसकी वृद्धि होती है या क्षय होता है, एग्रीवेट करता है या कम हो जाता है, सामान्य स्थिति से रिड्यूस हो जाता है, तो उससे संबंधित लक्षण एग्रीवेट होते हैं। पित्त दोष की बात करते हैं तो पित्त दोष का भी शरीर में एक स्थान होता है, उसके भी अपने नेचर होते हैं। ठीक, उसकी वृद्धि से कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि रक्त संबंधी समस्याएं होना, डाइजेशन से रिलेटेड, हाइपर एसिडिटी, इस तरह से रिलेटेड समस्याएं होना। कफ, जिसका स्थान ऊर्ध्वजंत रोग, रिस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड, हमारे अपर स्टर्नम से ऊपर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो कभी कफ का स्थान माने गए। श्वसन संबंधी रोग जो भी हैं वो कफ से संबंधित है। तो इन तीनों दोषों का साम्य अवस्था में होना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी दोष वृद्धि करेगा या उसका क्षय होगा तो उससे संबंधित व्याधि होगी। फॉर एग्जाम्पल, कफ दोष के बढ़ने से, एग्रीवेट होने से प्रमेह होता है। उनमें से प्रमेह का एक भाग होता है, मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज। ये कफ दोष के बढ़ने के कारण होता है।
अब बात आती है कि आज के समय में एलोपैथी फिजिशियन या किसी वैद्य के पास जाते हैं, आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं, तो वो जीवन शैली से जुड़ी हुई सबसे पहले आपकी आहार शैली पर कुठाराघात करता है और कहता है कि आप अपना खान पान सही करिए। जाहिर सी बात है, आप मधुर रस, षट रस की बात करी गई है आयुर्वेद में, 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। कषाय 6 रस टोटल हो गए। अब हम अगर मधुर रस का सेवन ज्यादा करेंगे तो ये मधुर रस कफ दोष को एग्रीवेट करेगा, और जब हम कफ दोष को एग्रीवेट कर देंगे अपनी बॉडी में तो कफ जनित व्याधि अपने आप बना लेंगे। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर मूर्ख नहीं थे जो कहते थे कि आप कटु और कषाय रस का सेवन कीजिए, आपका जो कफ दोष है वो साम्यावस्था में आ जाएगा। जैसे कि करेला, जामुन की गुठली, नीम, ये सभी कटु और कषाय रस है, बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, रस है। इनके सेवन से हमारा कफ दोष रिड्यूस होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए, बॉटल्स पे लिखे इंडिकेशंस के आधार पर आयुर्वेद में चिकित्सा नहीं होती है। आयुर्वेद में चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी की जाती है। अगर एक ट्रेंड चल चुका है, हमें औषधि के ऊपर जो इंडिकेशंस लिखे उनके अनुसार देना है। अदरक, जिसको जिंजर कहते हैं, हरी अदरक होती है जिसको आमतौर पे हम लोग चाय में यूज करते हैं, जिंजर ऑफिशियल, उसके गुण अलग हैं। वही जब सूख जाती है, सूखने के बाद उसके रस गुण, वीर्य विपाक गुण, धर्म, औषधीय गुण, प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है और उसका नाम होता है तब जाके सुंठी। ठीक है, तो ये शॉर्ट त्रिदोष की बात है। बहुत सी वात से संबंधित व्याधियां होती हैं। पेल्विक गर्डल, हमारी कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वात का स्थान होता है। हमारे नेवल रीजन से लेके स्टर्नम तक के बीच का जो हिस्सा होता है वो पित्त का स्थान होता है। इसीलिए कमर के नीचे, पेल्विक रीजन से नीचे जितनी भी व्याधियां होती हैं उनमें अमूमन आर्थराइटिस, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज। 3 तरह की कॉमन आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, ये संधिवात हो गया, वात शामक चिकित्सा की जाती है। इसमें स्नेहन चिकित्सा देते हैं, लुब्रिकेंट, जैसे इंजन है, अगर ड्राई हो गया, सूख गया, लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो क्या होगा? सिस्टम खराब हो जाएगा, इंजन खराब। उसी तरह हमारी जो नी बोन्स हैं, जो घुटने हैं, उनमें फ्लूइड पाया जाता है। एक कफ होता है, एक प्रकार का कफ होता है, तो उसमें लुब्रिकेंट बनाता है। सूख जाने से, कम हो जाने के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात जैसी समस्या पैदा होती है और हमें इस कफ दोष के वर्धन हेतु, इस वात के समन हेतु चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन सी, एक सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं त्रिमल की, मूत्र, पुरुष, स्वेद। इन तीनों का भी एक नॉर्मल कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर से विशिएटेड चीजें जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो हमारी बॉडी बैलेंस नहीं रहती। मतलब जो पसीना है, मल, जो स्टूल है, मूत्र, जो हमारी पेशाब है, इन सब से जो त्रिमल है वो अगर शरीर से प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहे हैं तो ये भी भविष्य में किसी ना किसी समस्या को जन्म देते हैं। पंच महाभूत, पंच महाभूत की परिकल्पना भी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हमारे वेदों में चर्चा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। जो एक छोटे से एटम में है वो पूरे यूनिवर्स में है, और जो पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से एटम, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सभी जो पंच महाभूत हैं, ये सभी पंच महाभूत मिलके त्रिदोष को जन्म देते हैं एक एक करके। और हमारा पूरा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। आयुर्वेद में पुरुष की जो संज्ञा दी गई है वो चतुर्विंशति पुरुष है, मतलब 24 तत्वों से मिलकर एक पुरुष बनता है। चेतना धातु रक्त के स्मृत पुरुष संज्ञा, चेतना धातु मतलब आत्मा, पंच महाभूत जो भी है 5, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सबको मिलाकर, और सप्त धातु, इन सबको मिला के 24 तत्व होते हैं जिनसे मनुष्य बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक फिजियोलॉजी है, शरीर क्रिया है। इसको जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इस साइंस को समझना होगा, इसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ये अलग साइंस है।
इसको हम रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के आधार पर अगर समझने की कोशिश करेंगे हम फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं, रस की बात करी, गुणों की बात करी, वीर्य की बात करी, तो वीर्य पे जब आते हैं, कोई भी औषधि होती है वो दो प्रकार की। वाग्भट्ट जी लिखते हैं कि उष्ण गुणोत्कर्षात्वक वीर दुधा स्मृता। किसी भी औषधि में दो प्रकार के वीर, यहाँ पे वीर सीमेंट से मतलब नहीं, वीर मतलब पोटेंशियल पावर। वो चाहे उष्ण हो चाहे शीत हो, हीट पोटेंशियल भी हो सकती है और कोल्ड पोटेंशियल अर्थ भी हो सकती है। तो व्यक्ति के गुणों को देख के उसके आधार पर चिकित्सा की जाती है, समय देखा जाता है, ऋतु देखी जाती है, दिन रात इन सबको देखा जाता है। औषधि में प्रहरों की गणना की जाती है, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। रात में क्यों दही का सेवन नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये कफ का वर्धन करेगा। बिल्कुल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, सभी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इन सभी चीजों को हमें जानना होगा कि आखिर क्या इसके पीछे लॉजिक है। कम समय में हर एक विषय पर विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं है। मैं उन पहलुओं को केवल टच कर रहा हूं जो आज समाज में भ्रांति का कारण आयुर्वेद को लेकर बने हुए हैं। वो क्या प्रमुख कारण है जो भ्रांति है? आयुर्वेद की दवा असर नहीं करती। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है समाज में हर एक व्यक्ति की जबान पर। शायद मैं भी जब चिकित्सक नहीं था, शायद हो सकता है मैं भी इस विषय में सोचता हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने भी बहुत पैरासिटामोल और ये सारी चीजें खाई हैं। हर व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो आयुर्वेद की दवा असर नहीं करती है, बहुत बड़ी चीज है। देखिए इसके पीछे एक कारण क्या है, व्यक्ति क्यों ऐसा सोचता है? ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की में भी ऐसे ऐसे ड्रग हैं जो पैरासिटामोल, टाइफाइड जैसी समस्या में इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और कई केसेस में एलोपैथिक मेडिसिन भी देख के स्तब्ध रह जाता है, ये संभव कैसे है? ग्रहणी रोग की चर्चा करते हैं, जिसको आयुर्वेद में आईबीएस कहा जाता है, संग्रहणी या ग्रहणी, जिसको आयुर्वेद में आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की बात कर लीजिए, या अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीडी कहते हैं। ग्रहणी मतलब इंटेस्टाइन से संबंधित कोई भी समस्या हो वो उसको सिंड्रोमिक, जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो सिंड्रोमिक प्रॉब्लम हो। इसके बारे में बहुत सुंदर चर्चा है आयुर्वेद में, ग्रहणी रोग, जिसका इतना गजब का, इतना सुंदर, इतना ट्रिमेंडस ट्रीटमेंट है कि व्यक्ति की आहार शैली को बेहतर करना है, उसकी जठराग्नि को प्रदीप्त करना है। आम, जो कि हर रोग का कारण है, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको ठीक करना है। इस तरह से करके हम उस बीमारी को ठीक करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट, प्रोबायोटिक इज नॉट सॉल्यूशन। हम प्रोबायोटिक देके हर चीज को नहीं ठीक कर सकते। एंटीबायोटिक्स तो उनको भी मार देते हैं जो नॉर्मल डाइजेशन है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, और एक समय आता है जब वो काम ही करना पूरी तरह से बंद कर। मैं निश्चित तौर से लिख कर गारंटी के साथ ये बात कहता हूं, व्यक्ति कोई चिकित्सा ना करे, केवल तक्र का सेवन करना शुरू कर दे, उसको जठर से संबंधित, ग्रहणी से संबंधित, डियोडिनल एरिया से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई भी रोग हो ही नहीं सकता है। तक्र अर्थात जिसको आयुर्वेद में देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया। अब देखिए इतनी सुंदर चर्चा करी गई, देवताओं को भी दुर्लभ, मतलब ये अमृत तुल्य। चरक ने एक योग है, तक्र आरिष्ट बोलते हैं उसको, बनाया भी है, उसके विषय में भी चर्चा हुई है। भारत में 1-2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में, जो केवल 2 ही कंपनी इसको बनाती हैं, क्योंकि जो गाय का पालन करेगा, गौ पालन करेगा, वही इसको बना सकता है। हर कंपनी के बस बात भी नहीं है। दूसरा, और तो कुल मिलाकर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की दवा असर नहीं करती, बहुत अच्छा असर करती है। व्यक्ति इमरजेंसी के चक्कर में एलोपैथी हर जगह जाता है, जीर्ण रोगों के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास। अब आप ही हमें इस चीज का उत्तर दीजिए कि जब रोग जीर्ण है, क्रॉनिक है, तो उसके ठीक होने में कुछ तो समय लगेगा ही, है ना? तो वो सोच लोगों को निराश करती है। आयुर्वेद में परहेज बहुत होता है, प्रिकॉशंस बहुत होते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि हमें खटाई, मिठाई, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड नहीं खाना। देखिए मित्रों, आयुर्वेद में परहेज वाली बात जो है वो किसी दवा के साथ नहीं होती, वो रोगों का परहेज होता है। जैसा रोग होगा उसके अनुसार प्रिकॉशंस होते हैं। दवा का कोई परहेज नहीं होता। जो अगर भ्रांति है तो उसको समझिए,
दवाओं का परहेज नहीं होता, परहेज रोगों का होता है। जैसे वात जनित व्याधि है अगर, तो ऐसे आहार विहार नहीं करने हैं जिनके सेवन से आपका वात दोष जो पहले से बढ़ा हुआ है उसका और वर्धन हो। अगर किसी व्यक्ति को संधिवात है, वो इस तरह की से चीजें सेवन करेगा तो उसका वात वर्धन होगा। इधर मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, वात शमन कारी चिकित्सा दे रहा हूँ, तो उसका सारा ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो जाए। यही कारण है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये सारी चीजें एक चिकित्सक रोगी को समझाता है। एक तीसरा प्रश्न सबसे कॉमन आता है कि आयुर्वेदिक दवाओं से हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन जैसे किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन और फेमस भ्रांति है, और पूरे मैं जहां तक समझता हूँ ये पूरे विश्व व्यापी कंफ्यूजन और भ्रांति होगी। तो इसमें मैं सरल भाषा में बता दूं कि आयुर्वेद में वनस्पतियां जो यूज की जाती हैं, द्रव्य दो तरह के होते हैं। एक रस औषधि होती है, एक वनस्पति वाली औषधियां होती है। ठीक है, तो जो वनस्पतियां हैं वो तो सरल होती हैं और ना उनका कोई साइड इफेक्ट है। हाँ, परंतु उचित मात्रा में जब कोई चिकित्सा की जाती है औषधियों के साथ तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। चिकित्सक के बगैर अगर उचित मात्रा में नहीं ली जा रही है तो उसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, किसी चीज का अगर प्रभाव हो रहा है तो उसका दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा। जो लोग ये कहते हैं कि किसी दवा का दुष्प्रभाव नहीं है आयुर्वेद की दवा, ये मूर्खतापूर्ण बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जल को भी अत्यधिक मात्रा में किया जाएगा तो उसके भी दुष्प्रभाव, और इस आधार पर लोग उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं और आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। आज गैर पढ़े लिखे लोग टेंट लगा के रोड के किनारे इसी आधार पर दवाइयां बेच रहे हैं कि इनकी दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। दवा खाना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज सतेंद्र जी सर बता रहा हूँ ऐसी है कि इस पे कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं। तो जो रस औषधि होती है, जैसे आपने सुना होगा लौ भस्म, स्वर्ण भस्म, और ये सारी डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो धारणा है कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते, वैसे बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर जितने लोगों से मैं मिला हूँ वो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इतना खुल के कोई नहीं बताता। और ये तो 100% सत्य है कि हर सिक्के के अगर दो पहलू हैं। न्यूटन कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन है तो रिएक्शन होगा। तो ये आपने बहुत ही एक ऐसा तथ्य दर्शकों के सामने रखा कि आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और लोगों ने ये गलत धारणा डाल दी है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बिना जानकारी के कुछ भी खा लो चलेगा। देखिए, आपको मैं सरल भाषा में बता दूं, बहुत सी ऐसी रस औषधि हैं कि 1 ग्राम मात्रा आपके तुरंत प्राणों का हरण कर सकती है। ऐसी औषधियां हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है कि अगर किसी चिकित्सक की देख रेख में अगर आप औषधियों का सेवन कर रहे हैं, या तो आप रस औषधियों का सेवन ना कीजिए, केवल हर्ब्स को लीजिए। हर्ब्स मतलब वनस्पतियां जिनका इतना कोई शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं होता है ना, मगर ऐसा नहीं है। बनी हुई दवाई, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, उसमें भी अत्यधिक मात्रा में, अगर उचित मात्रा में, एक हर औषधि की एक मात्रा निर्धारित की गई है। नीम है तो कितनी मात्रा में लेना है, गुड़ची है तो कितनी मात्रा में लेना है, त्रिफला है कितनी, 4 से 5 ग्राम तक चूर्ण उष्ण जल के साथ सेवन करना चाहिए रात्रि में विरेचन के लिए। अगर मान लीजिए हम 12 ग्राम ले लें, 15 ग्राम ले लें, अपनी कोष्ठ की ताकत को देखते हुए उसके आधार पर हमें लेना है। और ज्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है अतिसार हो सकता है। तो मात्रा का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो अप एंड डाउन होगी या तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और ज्यादा होगी तो दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो ये भोजन ही को देखिए, भोजन को अगर औषधि बनाइए, हम हमारा स्टमक है, आयुर्वेद में बहुत सुंदर बात कही गई है, चरक जी ने बोली है, आचार्य चरक ने, कि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा आमाशय है, इसमें वात पित्त कफ 1/3 हिस्सा उनके लिए छोड़ देना चाहिए इन तीनों दोषों को कार्य करने के लिए। मगर सीमांत दृष्टिकोण तो होता ही नहीं है, कॉमर्स का सिद्धांत। उसी के आधार पर भोजन जब तक कंठ तक नहीं भर जाएगा, इच्छा नहीं, तो जीने के लिए भोजन करना चाहिए, भोजन के लिए नहीं जीना चाहिए। एक से सरल हास्यास्पद बात है, परंतु इसको आप समझना चाहिए। आप जितना सरल भोजन करेंगे, जितना भूख से कम भोजन किया गया भोजन आपके रोगों का कारण नहीं बन सकता। अत्यधिक
भोजन इम्प्रॉपर तरीके से भोजन करने से ही समस्याएं पैदा होती। अति से तो अमृत भी जहर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी के दो ही कारण है, एक हमारा आहार और दूसरा हमारा विहार। आहार मतलब हमने क्या खाया है, दिन भर क्या किया है, दिनचर्या हमारी। इन दोनों चीजों पर अगर व्यक्ति कार्य करे तो बीमार नहीं पड़ेगा। ये 50% सत्य है। केवल उपार्जित लक्षणों को छोड़ दी, वंशानुगत लक्षणों को छोड़ दीजिए, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, तो हमें अपने पूर्वजों से हासिल हो रहे हैं ना लक्षण, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे भस्म औषधि की बात करें, रस औषधि की बात करें, तो उसमें शोधन और मारण प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम भस्मों को ऑक्साइड में बदलते हैं और इस हद तक उनको फाइन कर दिया जाता है, इस हद तक उनको प्यूरिफाई किया जाता है कि जो मरकरी, पारद जिसको कहते हैं, जो पॉइजन है, वो भी इतना ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू देने वाला हो जाता है कि वो आपका कायाकल्प कर देता है अगर उचित मात्रा में लिया गया। मैं एक छोटी सी मेडिसिन जिसको अग्नितुंडी वटी कहते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन, एलोपैथी में उसको लेते हैं, है ना। भूख जिनको नहीं लगती है, सिरप भी और टैबलेट्स भी मौजूद हैं। मैं कहता हूं जैसे जिस प्रकार एक की से लॉक को खोलते हैं, उसी तरह इस औषधि के विषय में कहा गया है जिसको भूख ना लगती हो, जिसको एनोरेक्सिया हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, अरुचि, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, उसको दीजिए। और ये पारद से बनी हुई है, इसमें कुछ हर्ब्स भी हैं, भावना दी गई है, परंतु इन सबका प्रॉपरली शोधन होता है, तरीका है उसका, और जिसको लोग समझते नहीं। हमारे स्पर्म तक में सोना, चांदी, हीरा सब पाया जाता है। हमारी पूरी बॉडी पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, ये बात क्यों नहीं भूलते। मगर मुद्दा कहां पे गड़बड़ होता है, हमें इस बात को समझना है, हर चीज एक साम्यावस्था तक उचित। हम आयरन भी बहुत मात्रा में अगर ले लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो मेटल्स को और इन सब चीजों के विषयों में पहले हमें सही जानकारी को समझना होगा। जबरदस्ती कुछ भी सोच करके किसी बात से जोड़ना उचित नहीं है। एक दूसरा प्रश्न बड़ा लोगों के अंदर होता है, एक्सपायरी डेट नहीं। तो देखिए मैं बता दूं, आयुर्वेद में कुछ फर्मेंटेड औषधियां होती हैं जिनको आसो और अरिष्ट कहते हैं। उनके विषय में ये चीज उचित नहीं है। वो जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही बेहतर होती जाती है। परंतु चूर्ण के विषय में, वटी के विषय में, अवलेह के विषय में या जितने भी ऑयल्स हैं या इनके विषय में चर्चा की जाए तो इनकी एक्सपायरी डेट प्रॉपरली होती है। इनकी भी पोटेंशियल पावर समय के साथ साथ जाती है। कोई भी एक हर्ब है, 1 वर्ष, च्यवनप्राश की बात करें, 1 वर्ष 2 वर्ष तक अगर उसकी सेल्फ लाइफ है, उसके बाद उसे यूज करेंगे, हो सकता है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें उसकी पोटेंशियल पावर धीरे धीरे कम होगी। मगर कुछ ऐसी औषधियां होती हैं समय के साथ जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। जैसे अर्जुनारिस्ट की बात करें तो अरिस्ट जितना रखा रहेगा, जिन औषधियों को बॉइल करके डिकॉक्शन बनाकर उनका संधान, फर्मेंटेशन किया जाता है, वो अरिस्ट कहलाते हैं। और जिनको डायरेक्ट संधान कर दिया जाता है बिना बॉइल किए, वो आसो कहेगा। ठीक है, तो जितना पुराना होगा, शराब जितनी पुरानी होती उतनी अच्छी, ठीक है ना। ये चीज है यहाँ पे, वो गुणों को वर्धन करती है, उसका वास्तविकता है। क्या साबित इसी को एलोपैथिक में इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन की बात करें अगर, वो क्वाथ हो गया। क्वाथ का अर्थ ये हुआ कि कुछ वनस्पतियों को हम जल में डालकर जब बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद जो बनता है वो काढ़ा होता है, डिकॉक्शन होता है, क्वाथ होता है। उस क्वाथ को हम वनस्पतियों सहित जब संधान क्रिया करते हैं, संधान क्रिया कर दी मतलब उसको कहीं एक घड़े में भर के और कुछ ऐसी चीजें ईस्ट वीस्ट पैदा हो गया जिसको डालकर ऐसी माध्यम डाल दिया जिससे फर्मेंटेशन हो सके, ठीक है। उसके द्वारा डालकर बंद करके महीने 2 महीने साल भर के लिए रख दिया, उसमें किण्वन क्रिया हो गई, फर्मेंटेशन हो गई, वो आसो और एक दूसरा सबसे बड़ा है कि आयुर्वेदिक औषधियों में स्टेरॉइड मिले होते हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हर एक नॉर्मल जो हर्ब्स हैं उनमें सभी में और जितने चीजें हैं स्टेरॉइड बेसिकली दो तरह के हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल स्टेरॉइड। तो जितनी भी वनस्पतियां हैं, बल्कि इवन जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं घरों में, उन सभी में नेचुरल स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जो जिनका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव। अब जिस व्यक्ति के विषय में ज्ञान नहीं है, वो कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये दवाइयां हैं, ये स्टेरॉइड मिला हुआ है और इसका कहीं ना कहीं आपके शरीर पे दुष्प्रभाव होगा, प्लीज ये चूरन चटनी मत खाइए, ऐसे कह के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, जबकि आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी लीवर, किडनी, आपकी इम्यून सिस्टम आप पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस हद तक दबा देते हैं कि आपका लक्षणात्मक आपको आराम मिलता है, परंतु महसूस नहीं होता कि क्या नुकसान हो रहा है हमारे शरीर के। ठीक है, तो ये सारे पहलू हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने जीवन में हमें किस प्रकार से रहना है, कैसे सोना है, कैसे भोजन करना है और किस तरह हमें जीवन को स्वस्थ रखना है, ताकि सांसारिक भौतिक संसार का हम उपयोग करें, वो भी स्वस्थ रहेंगे। अब मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा। मैं अब आज जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उस पे आना चाहूंगा। जैसा कि आज डॉक्टर साहब अभी हमने काफी ढेर सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, लेट मी समराइज इट। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप उसे रेक्टिफाई या करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि दर्शकों, हम मॉडर्न साइंस में डायग्नोसिस की बात करते हैं या ब्लड टेस्ट देने जाते हैं, तो उसका ही सिनोनिम आयुर्वेद में वात पित्त कफ है। डॉक्टर साहब, शायद मैं सही हूं? देखिए, तो आप प्लीज इसको कोरिलेट मत करिए। वात पित्त कफ जो है पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के साधन है, ये हमारी पूरी फिजियोलॉजी है, उसको कंट्रोल करना है। इन्हीं पैरामीटर से हम डायग्नोसिस करते हैं। वात पित्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने हम क्लासिफाई करते हैं। मतलब आयुर्वेदा में हम बीमारी की डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन इससे करते हैं, जो कि हम मॉडर्न साइंस में ब्लड टेस्ट करने के बाद करते हैं। तो दोनों पद्धतियों में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो आपको, अगर हम कहते हैं कि स्टेरॉइड मॉडर्न मेडिसिन में है, तो आयुर्वेद में भी उस एक्शन को देने के लिए कुछ ना कुछ है। शायद गूगल ये पर्पस फुलफिल करता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे आज के टाइम पे पेनिसिलिन यूज करते हैं, तो गूगल आयुर्वेद में समझ लिया औषधियों का गुरु है वो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसे योग हैं जो आपको आर्टिफिशियल बीटा मीथासोन, डेक्सामीथासोन से बेहतर रिजल्ट देते हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो फिजियोथेरेपी को हम योग का मॉडर्न रूप कह सकते हैं, नए जमाने की स्टाइल का, जो पर्पस योग फुलफिल करता है आपके आयुर्वेदिक सिस्टम में, उसी से डिराइव होके, उसी से बना हुआ, उसी से निकलकर ये मॉडर्न युग का फिजियोथेरेपी बनी है। सत्येंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा बीच में। समस्या जानते हैं क्या है? हाँ हाँ, समस्या ये है कि वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने आज योग को योगा और आयुर्वेद को आयुर्वेदा बना दिया। ओके। इस आयुर्वेद के मैं पतन के लिए अपने शब्दों को योगा की बजाय योग बोलता हूँ। तो ये जो योग का जो सिस्टम है, उस योग का एक पार्ट, एक फ्रैक्शन हम कह सकते हैं फिजियोथेरेपी को। योग के एक पार्ट, एक फ्रैक्शन कह सकते हैं। उस योग के कुछ फ्रैक्शंस मॉडर्न रूप में कन्वर्ट होकर फिजियोथेरेपी बन गए हैं। तो दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर रोहित ने बताया कि मानव जाति के साथ साथ ही ये चिकित्सा पद्धति चली आई है। टेक्स्ट बुक में ये कोटेड है कि 5000 साल पुराना सिस्टम है, बट ये मानव जाति के साथ ही साथ उत्पन्न हुई और साथ साथ चल रही है। और 3 वात पित्त कफ, 6 टाइप्स के रस की बात की डॉक्टर साहब ने, जो कि हमारे खान पान से कनेक्टेड हैं। अगर हम अपना खान पान सही रखते हैं, जो कि हम मॉडर्न साइंस में डाइटिशियन के तौर पे जो चीजें समझते हैं डाइटिशियंस वगैरह से,
वही कहीं ना कहीं आयुर्वेद में उसी चीज को रस के माध्यम से समझाया गया, अगर आप इसको खाएंगे तो आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, और ये चीज लेंगे तो ऐसे बेनिफिशियल होगा। वही आज के युग में डाइटिशियंस किसी डायबिटीज को पेशेंट को बताते हैं कि ये चीज आपको अवॉइड करनी है, इसको खाएंगे तो ब्लड शुगर ऐसे रहेगा, इसको खाएंगे तो कम कैलोरी मिलेगी। उसी को आयुर्वेद में रसों के टर्म्स में समझाया गया फॉर है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आमतौर पे लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है, जो कि पित्त संबंधी समस्या है, पित्त दोष हाँ, हमारा वर्धन हो जाता है। कुछ नहीं, I think there is some मुझे लगता है कुछ कुछ नेटवर्क इशू था। हाँ, तो देखिए बेसिकली आंवले की बात कर रहा था मैं, और पित्त वर्धक व्याधि, जिसको अम्ल पित्त कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं। केवल आंवला जो है वो पित्त शामक है, पित्त दोष का हरण करता है। उसके सेवन से भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिनकी आंतों में अल्सर है, उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, आंवले से खाने से उसमें काफी हद तक लाभ होता है। तो औषधियों को हमें देना भी है दोषों को देखकर, कि दोष किस स्थिति में है व्यक्ति के शरीर। तो जब तक हम किसी चीज के बेसिक फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे, उस साइंस को, इस महासागर को नहीं समझेंगे, हर चिकित्सा क्षेत्र का अपना एक उद्देश्य होता है, एट एनी कॉस्ट रोगी को ठीक करना है। साइंस अलग हो सकती है, उसके सिद्धांत अलग हो सकते हैं, मगर वो साइंस अलग तो नहीं हो सकती, जिसका हजारों सालों का इतिहास हो, और एक विज्ञान जिसका 150 सालों का इतिहास है, वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैं यूनिवर्सल ट्रुथ हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। अगर जिस साइंस का हजारों वर्षों पुराना इतिहास हो, और जिस टेक्नोलॉजियों को आज हम 5000 वर्षों से सेवन कर रहे हो, तो क्या उनके क्लिनिकल ट्रायल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी? ये मैं जहां तक समझता हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। और आज के सिनेरियो में, आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसको मैं डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा। उसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए। कुछ दर्शकों के कुछ सवाल आए हुए हैं, जैसे कि एक हाइपर एसिडिटी से जुड़ा हुआ सवाल है कि मुझे बहुत पुरानी एसिडिटी वगैरह है, तो उन्हें कैसा खान पान रखना चाहिए एसिडिटी को लोगों को। पहले हम खान पान पे आते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि खान पान के जरिए हम बीमारियों को बहुत हद तक रोक सकते हैं अपनी तरफ आने से। इलाज तो बाद की बात है, मॉडर्न साइंस भी बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कि आयुर्वेद से ही कहीं ना कहीं संस्कृत के श्लोकों से निकलकर ये चीज बनी। तो प्रिवेंशन के पार्ट पर खान पान में क्या बदलाव लाने चाहिए एक हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को, और वो आयुर्वेदिक कौन से फॉर्मुलेशन हो सकते हैं जो कि बेनिफिशियल होंगे, वो दर्शकों को आप कुछ इस पे। और एक था लेजीनेस से कि मुझे बहुत थकान कमजोरी महसूस होती है। ये रोहित विश्वकर्मा जी का सवाल था। मैं पूरे दिन डल फील करता हूँ, लेजी फ्रॉम इनसाइड, and my legs keep on paining and lower back. I eat less in the night but still gaining weight. मैं रात को कम खाता हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे बहुत सुस्ती टाइप की फील होती है। इसमें एज वगैरह तो नहीं है। इतना ही क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और था बट वो इसी का सब पार्ट है। कोई बात तो नहीं। कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए? पहले प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि मित्र ने बोला कि उनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, और काफी लंबे समय से रहती है। तो देखिए मित्र, मैं आपका शायद नाम नहीं जानता, मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपना आहार बेहतर करें। आप ऐसी कोई भी ज्यादा मिर्च मसाले, स्पाइसी, जंक फूड जहां तक हो सके अवॉइड करने की कोशिश करिए। कुछ दिनों के लिए एकदम सरल भोजन, हरी सब्जियों का सेवन करें, और रात में प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद लें। समय से सोना बहुत जरूरी है। शाम को 7:30-8 बजे तक भोजन कर लीजिए। उसके बाद आप मैक्सिमम 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सोने की कोशिश करें।
ना नींद आना ये भी हाइपर एसिडिटी को जन्म देता हो सकता है। उनमें से कई सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर, उनमें से ये भी एक अत्यधिक मानसिक तनाव। जिन लोगों को देखा गया है, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह की समस्या बनी रहती है, उनमें भी हाइपर एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी आईबीएस की समस्याएं डेवलप होती है। अगर ऐसी समस्या है तो आप संपर्क करिए, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। परंतु यहाँ पे मुद्दा सिर्फ अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है। उस केस में आप आंवले का सेवन करिए। आप जो धान्य की रसोई में मिल जाती है, आप उसको भी मुंह में डाल के 1 टीस्पून जब भी वक्त मिले, दिन में 1-2 बार आप उसको चूस सकते हैं। उसके बाद थूक दें और पित्त शेखर रस या सूत शेखर रस और वो पित्त कर चूर्ण आता है, इसका सेवन आप कर सकते हैं, जिससे आपको प्रत्याशित रूप से बहुत ही सुंदर लाभ मिलेगा। और एक चीज ये भी है, देखा गया है कि भोजन करने के साथ साथ लोग जल का सेवन करते हैं, पानी का भी सेवन करते रहते हैं। पीने वाली चीजों को चबा चबा कर खाना चाहिए और चबाने वाली चीजों को इस हद तक चबा डालना चाहिए कि वो पीने वाली हो। मतलब पानी और दूध हमें रुक रुक कर पीने, चबाते हुए पीने की कोशिश करें। हाँ, और जो भोजन है, बिल्कुल बिल्कुल, भोजन जो है उसको आराम से भोजन करें। लोग, मैं देखता हूँ चावल, जो दाल चावल खाते हैं, वो तो दांतों का काम ही नहीं, बस मुंह में डाला सीधे रख जाते हैं। आप बताइए क्या हाल होगा हमारे आमाशय का, हमारी इंटेस्टाइन का, क्योंकि उससे दुगना कार्य करना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के साथ डाइजेशन से संबंधी समस्या होती है। ठीक है, तो मित्र, आप जो है आहार विहार में थोड़ा सा ध्यान दें, अधिक तली भुनी चीजें ना सेवन करें, रात में प्रॉपर नींद लें और थोड़ा सा मेडिटेशन किया करिए। और दूसरा, पित्त शेखर रस और पित्त कर चूर्ण, ठीक है, 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को उष्ण जल के साथ में लिया करिए भोजन के बाद में। अभी रेस्ट ले सकते हैं अगर आपको जो है थोड़ा सा मलबद्धता या इस तरह की चीज रहती है, तो 20 ml जो है भोजन उपरांत आप लिया करिए, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। पित्त शेखर रस आता है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। आंवला बहुत सुंदर फल है, इसके सेवन से आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। मुलेठी भी बहुत अच्छा है, उसको लिकोराइज कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। सत्येंद्र जी, दूसरा प्रश्न क्या था, जरा सा बताएं। दूसरा क्वेश्चन था कि मैं काफी लेजी फील करता हूँ और मैं रात को खाना भी कम खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। और उन्हीं का एक ये सवाल था, हेयर फॉल के लिए कोई बढ़िया, स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, मैंने होस्ट किया है। बिल्कुल, हाउ टू लूज वेट एंड एनी मेडिकेशन फॉर हेयर लॉस। देखिए, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत हो रहा है, ये रोहित विश्वकर्मा। देखिए, ऐसा है कि वेट इंक्रीज है, अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ा हुआ वेट है, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। ये कहना कि वेट को रिड्यूस करने के लिए आप डायरेक्ट इन औषधियों का सेवन करें उचित नहीं होगा, क्योंकि ओबेसिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपका हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है समस्या, जेनेटिक कारण हो सकता है। तो मैं हर एक समस्या में जो निदान परिवर्जन है, जो मतलब एक प्रोटोकॉल कहता है, तो खान-पान में थोड़ा-सा डेयरी प्रोडक्ट्स, अधिक वसा वाली चीजों का सेवन ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रिच फाइब्रस डाइट मतलब रेशेदार चीजें, हरी सब्जियों का सेवन करें, पपीता है, फलों का इस्तेमाल करें, सैलेड का सेवन करें और कोशिश करिए सीलियम, इसबगोल जो होता है, सीलियम होता है, उसको आप भोजन से 20 मिनट पहले खा लिया करिए, दही में मिला के, तो वो आपके अमाशय में जाके वैल्यूम इंक्रीज कर देगा, जिससे आपको थोड़ा सा भूख कम लगेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है और आपके स्टूल फॉर्मिंग, स्टूल को बेहतर करने का भी काम करता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई करने का काम करता है, एक तरह से इंटरनल ऑर्गन्स की स्क्रबिंग करता है। एक बहुत अच्छा योग है, जिन लोगों का अतिसार हो जाता है, उसमें भी इसबगोल को गोघृत के साथ भूनकर अगर दिया जाता है, तो अतिसार तक बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अतिसार और स्पाइल्स, अतिसार मतलब अतिसार डिसेंट्री, 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 डायरिया, डायरिया। डायरिया, ओके हाँ, ओके डिसेंट्री प्रवाहिका हो गई। ओके और मैं अभी चर्चा कर रहा था इनके विषय में, तो आप वृक्ष आंवला, गार्सिनिया कैम्बोजिया का भी सेवन कर सकते हैं, त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। कुछ इस तरह की औषधियां जो शरीर का शोधन करती हैं। अगर आप अपना टेस्ट करा चुके हैं तो बहुत ही सुंदर बात है, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपना थायराइड की जांच कराएं। तो आपको पता चलेगा, अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो उसके अनुसार आप कचनार या इस तरह की औषधियों का सेवन करें, तो वो भी काफी लाभ देंगी।
मेदोहरबटी या कई तरह की मेडिसिन आती हैं जिनके सेवन से आपको आप अपने वेट को कम कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके, वो भी आपको काफी लाभ देगा। और मैं ये कहूंगा कि उष्ण जल का सेवन करें। आप ठंडे जल को बिल्कुल मत इस्तेमाल करें। उष्ण जल लेंगे तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, शरीर से टॉक्सिसिटी रिमूव होगी, वो भी काफी अच्छा लाभ देता है। आप एप्पल साइडर विनेगर आज के समय में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मगर डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो तो मत यूज करिएगा। विनम्र अनुरोध है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इस तरह की समस्या है, अन्यथा आप इसके इस्तेमाल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर आपकी रोहित जी, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। पेशेंट रोहित जी की एज 33 इयर्स है और वो यूके में है, जिसके लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन विच कैन हेल्प मी, टेल मी द आयुर्वेदिक मेडिकेशन विच कैन हेल्प मी विथ माय हेल्थ रिपोर्ट, एज 33 इयर्स, नाउ इन यूके। आप रोहित जी एक काम कर सकते हैं, आप वृक्ष आंवला आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसको गार्सिनिया कंबोजिया के आप नोट कर लीजिए, इसे गार्सिनिया कंबोजिया के नाम से जानते हैं। इसके टेक्स्टिंग इट ओवर है, मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। गार्सिनिया कंबोजिया कंबोजिया या वृक्ष आंवला के नाम से भी आता है ये, वृक्ष आंवला, ठीक है। इसके नाम हिमालय प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल हिमालय में आता है। इसको ले सकते हैं और इससे काफी हद तक लाभ होगा। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है एंड आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है, एविडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है। और रेगुलर एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात होगी। और जहां तक हो सके ऑयली स्पाइसी जंक फूड पूरी तरह से अपने जीवन शैली से हटा दीजिए। हरी सब्जियों का सेवन करिए, सैलेड का सेवन करिए, और हो सके तो जो जंक फूड है उसे त्याग दीजिए। इसबगोल खाने से पहले थोड़ा पानी में मिक्स करके, हाँ, जैसा कि रात के भोजन के पहले 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट पहले आप दही में एक कटोरी दही लेना है। दही में 2 टेबल स्पून सीलियम हस्क डालना है, उसे अच्छे से मैश कर देना है, मिला देना है। और उसके बाद आप उसको एक एक चम्मच करके खा लें। 20 से 30 मिनट बाद आप भोजन करें तो ये 2 कार्य करेगा, शरीर का शोधन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा। दूसरा, जो भोजन आप करेंगे उससे जो फैट पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करके शरीर के बाहर धकेल देगा। तीसरा कार्य करेगा, ये आपके डाइजेशन को बेहतर करेगा क्योंकि आप दही का सेवन कर रहे हैं, वो प्रोबायोटिक्स भी देगा। और चौथा कार्य ये करेगा कि वॉल्यूम बढ़ा देगा, जिससे आपकी भूख थोड़ा सा कम हो जाएगी। रात के डिनर के 20 मिनट्स पहले 2 चम्मच टेबल स्पून फुल इसबगोला मिक्स्ड विथ कर्ड लेना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस वक्त जो बदलता हुआ घटना चक्र है और ये जो क्षेत्र है, मैं कहूँगा इसमें आयुर्वेद की मोनोपोली है। जब भी बात होती है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स की या फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, तो सारी दुनिया हमेशा आयुर्वेद की तरफ जाती है। एलोपैथ में इम्यूनो सप्रेशंट्स तो अवेलेबल हैं, बट इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। शायद दर्शक नहीं जानते होंगे, इम्यूनो सप्रेशन के तौर पे कैंसर में बहुत सारी मेडिसिन हैं, साइक्लोस्पोरिन है और भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं जिससे और इम्यूनिटी को लो किया जाता है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने की जब भी बात आई है तो मॉडर्न साइंस हमेशा आयुर्वेद की तरफ ही मुड़ता है, चाहे वो एक एमडी मेडिसिन हो या कुछ भी हो सकता है ब्रांड आपका एलोपैथी का हो, बट उसके सोर्सेज और उसके इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं आयुर्वेद से उत्पन्न होंगे। वो कोलेस्ट्रॉम देंगे तो वो गाय के दूध सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होता रहा है। वो दही उधर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक करके देंगे। तो तरह तरह की चीजें हैं, या कोई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होगा, एक किसी एलोपैथिक कंपनी से मार्केट होगा। तो इम्यूनिटी का जो क्षेत्र है इसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद बहुत मजबूती से मौजूद है और रिजल्ट्स देखे जाते हैं, विजिबल रिजल्ट्स, क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं। और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि आपको XY हिमालय में मिल जाएंगे, किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी में मिल जाएंगे, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मौजूद हैं और तरह तरह के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इम्यूनिटी के क्षेत्र में मेरे ख्याल से दर्शक खुद ब खुद आयुर्वेद की तरफ चले जाते हैं, या जो भी लोग हैं वो आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं।
तो ये जो इम्यूनिटी का क्षेत्र है, तो हम इस पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इस वक्त, कोरोना युग में इम्यूनिटी ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो कि हमें इससे बचाकर या सेफगार्ड कर रख सकती है। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप प्रकाश डालें, या वो क्या चीजें हैं जो अडॉप्ट करें लोगों को, और इस या किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, और वो उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या चीजों को अपना सकते हैं अपने लाइफ में, और इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखने के लिए। और मे भी बेहतर आप इस देखिए पे बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सत्येंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बिंदुओं पे चर्चा करी और बहुत ही अच्छे चीज़ों को शामिल किया। ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इस पर अगर चर्चा करें, पहले उससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि आने वाला जो समय है, जो हमारा भविष्य, वो प्रिकॉशंस चिकित्सा पर आधारित होगा, क्योंकि बहुत हो चुका है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, थक गए हैं लोग। और जो हमारे विषाणु हैं, जो जीवाणु हैं, उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है इनके खिलाफ, वो हैबिचुअल हो चुके हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक की है। जैसा कि हम मॉडर्न साइंस में कई बार सुनी है, दवा रेजिस्टेंट हो गई है, ये मेडिसिन रेजिस्टेंट हो गई है, लेकिन मैंने ऐसा कभी आयुर्वेद में नहीं सुना कि ये आयुर्वेद वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंट हो गया हो, अब ये काम नहीं करेगा। जो ये चीज जो मैंने सत्येंद्र जी, जो नीम की पत्ती 5000 वर्ष पहले अपने प्रॉपर्टीज, रस गुण वीर विपाक, जो इंडिकेशंस के साथ जानी जाती थी, आज वर्तमान समय में वही नीम अपने गुणों के साथ काम करती है। वो एंटीबैक्टीरियल भी है, वो एंटी फंगल भी है, वो बॉडी को प्यूरिफाई भी करती तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं डेवलप होता है, जबकि एलोपैथिक में तो रेजिस्टेंस बड़ा कॉमन है। कोई मेडिसिन 10 साल 15 साल होती है, उसके बाद वो आउट ऑफ डेट हो जाती है ऑटोमेटिकली मार्केट में उस। देखिए इसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा कारण है, जो एलोपैथी मेडिसिन होती है वो टारगेट बेस्ड मेडिसिन होती है। ओके। उनका एक उद्देश्य होता है कि उस उद्देश्य से डेवलप की जाती हैं। जैसे कि डीएनए सेल को ब्रेक करना है, आरएनए सेल को ब्रेक करना है, हमें एंटी बॉडीज डेवलप करनी है। परंतु जो वन औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ये कोई एक टारगेट नहीं होता, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। इनकी वो प्रॉपर्टी जिनको रस गुण वीर विपाक कहते हैं, इनके इनमें कौन से रस होते हैं, उनके आधार पर क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की हमें समस्या नहीं होती है। इनका कोई एक टारगेट बेस्ड काम नहीं है, ठीक है, कि ये केवल मेडिसिन है, ये जाके ये कार्य करेगी, ऐसा नहीं है। त्रिफला देते हैं, वो त्रिफला हमारे तीनों दोषों को भी बराबर करता है। वो हमारी कोलन्स को क्लींस करने का भी काम करता है, हमारी आई साइट के लिए भी बेहतर है, हमारी स्किन के लिए भी बेहतर है। और तो और त्रिफला अगर रात में उष्ण जल के साथ लिया जाता है तो वो विरेचन के कार्य करता है, हमारे शरीर का शोधन करता है। सुबह अगर त्रिफला लिया जाता है तो वो हमारे शरीर का पोषण करता है। देखिए, आप ठंडे जल के साथ त्रिफला लेंगे, आयुर्वेद में औषधियों के साथ अनुपान का बड़ा महत्व है। ये कैटेलिटिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, औषधियों की गुणवत्ता उनकी कार्यशैली को बढ़ा देते हैं। अभी आप त्रिफला ठंडे जल के साथ लेंगे तो वो लाभकारी परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है आपको सर्दी भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारे कारण हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, महासागर है। हर एक चीज पे चर्चा, बहुत कम सवाल ये समय है, है, सवाल की तरफ फिर बढ़ते भी हैं। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के विषय में चर्चा करना चाह रहे थे। आयुर्वेद में इसे व्याधि क्षमत्व कहते हैं, व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यून पावर। अब जैसा कि आज पेंडेमिक, एपिडेमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको आयुर्वेद में जनोध्वंस के नाम से समझते हैं, इस पे भी चर्चा हुई है। महामारियां जो फैलती हैं, तो क्या क्या समस्याएं समाज में आती हैं, उनसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों के बीच में, और हमें किस प्रकार उनसे अपने आप को बचाना है। तो जो हमारी व्याधि क्षमत्व है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे हम किस प्रकार से अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, अपने आहार में बदलाव करके उसे कितना मजबूत, उसे कितना बेहतर कर सके, इस पे चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसका पूरा सीधा और सीधा कनेक्शन हमारी आहार से रिलेटेड है। हमारी डाइजेस्टिव यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसा भोजन करते हैं,
हमें वो भोजन करना चाहिए जो हमें पूरी तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करे, हमारे शरीर का पोषण करे। हमें चॉकलेट्स इस तरह की चीजें जो जंक फूड है जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। खास करके इस समय में तो बिल्कुल भी नहीं आपको इस तरह की कोई चीज लेनी है। कोशिश करें आप जो भी चीजें लें बॉयल्ड हो और अच्छी तरह से धुली हुई हो। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों जो कि आपके शरीर को पोषण प्रदान करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। और सबसे खास बात, खट्टे फल, विटामिन सी जिनमें भी है, वो उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इस तरह चीजों को जरूर इस्तेमाल करिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको जरूर इस्तेमाल करिए, वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बल मिलता है। ठीक है, आपके न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी, ये सभी इंक्रीज होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, जो कि फॉरेन बॉडीज से फाइट करते हैं, उन्हें किल करने का काम करते हैं। देखिए, कोरोना वायरस कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आएगा तुरंत आप खत्म हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये समस्या ना आए, ऐसी स्थिति पैदा करनी है, प्रिकॉशंस का ध्यान देना है आपको। आपको मिनिमम 6 फीट की दूरी को बनाए रखना है, घर से निकलते ही मास्क पहनना है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने घर के सदस्यों के बीच में भी दूरी बना के रखें। क्योंकि जो चीजें आंखों से नहीं दिख रही है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कैरियर का कार्य कर रहे हैं, लक्षण नहीं पता चल रहे, फाल्स नेगेटिव भी रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है ना, तो आप प्रिकॉशंस का ध्यान दीजिए, वो एक प्रोटोकॉल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा खाना पीना खाइए, ठंडा पानी, फ्रिज को एकदम भूल जाइए, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। एसी केवल वेंटिलेशन के लिए सामान्य टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी है भारत के कुछ हिस्सों में, उसकी वजह से दिक्कत भी होती है लोगों को। तो एसी ऑन कर लीजिए, जब थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए, ठंडा माहौल ना पैदा होने दीजिए आसपास। दूसरा, ज्यादा ठंडे जल का सेवन नहीं करना है, उष्ण जल का सेवन करिए, बहुत अच्छा होगा। नमक पानी, इससे जो है गार्गल करिए, सुबह उठते हैं जब तो इस समय पर करने पे जो गले में कफ, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो गले को साफ करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, और उसकी जगह पे आप एप्पल साइडर विनेगर से भी कर सकते हैं। ठीक है, हरी सब्जियां खाना है, फल खाना है आपको, और इस तरह की चीजें, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना, आइसक्रीम्स और ये सब। और दूसरी चीज, अब चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जो भी भोजन कर रहे हैं उसके साथ में आप जो घर में गरम मसाले हैं उनका भी रेगुलर सब्जियों में डलवा के सेवन कीजिए, वो भी आपके लिए काफी लाभदायक है। सबसे सुंदर है आपकी रसोई में जो शुंठी है, सूखी हुई अदरक, सोंठ जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी है। दालचीनी जिसकी बात करते हैं वो है, तुलसी पत्र हर घर में हमें मिल जाते हैं, तुलसी के पत्ते, वो बहुत अच्छी है। काली मिर्च बहुत सुंदर होती है, वो आपके लिए, मुलेठी बहुत अच्छी चीज है। तो इन सब का एक संयोग, अभी देखिए हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने आयुष क्वाथ की भी एक ऑप्शन दिया था सभी लोगों को, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत सुंदर चीज है। तो जो घर में अगर चाय बनती है उसमें इसको डाल दें तो कहीं ना कहीं वो औषधीय गुण आपके शरीर में जाएंगे। ठीक, अगर आप आलसवश या किसी कारणवश हर बार डिकॉक्शन नहीं पी सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। आलस्य से भरा जीवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर बना देता है। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मेटाबॉलिक रेट फिट रहेगा, आपका पूरा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर रहेगी। फ्रूट भी आप खा सकते हैं, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कुछ औषधियों पे, कि उनके कौन कौन सी औषधियों का सेवन करें ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। तो गिलोय घन, जो कि कॉमन मेडिसिन है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। वयस्क जो है उसके 2 टैबलेट सुबह और रात में लें। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करती है। तुलसी घनवटी भी आती है, तुलसी पत्र का भी सेवन कर सकते हैं, या एट एनी कॉस्ट किसी भी प्रारूप में उसको हमें लेना है, वो हमारे शरीर में मेडिसिनल वैल्यूज जानी जाए। और आंवले अश्वगंधा का भी सेवन हम कर सकते हैं। आंवला जो आता है वो किसी भी रूप में हम करें, अगर फ्रेश आंवला तो अभी संभव नहीं है, ये मौसम ही नहीं है उसका,
तो आंवले की इससे बनी हुई कई तरह की मेडिसिन आती हैं, आंवला चूर्ण ले सकते हैं और उसके सेवन उसके रेगुलर सेवन से आपके शरीर में पित्त दोष कम होगा और विटामिन सी के मिलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है। कई सारी नई रिसर्चेस बताती हैं कि अश्वगंधा जो है हमारी कोविड जो वायरस है उसकी लेयर को ब्रेक करने में काफी भूमिका निभाता है, मगर इन बातों पर अभी इतना पुरानी बातें नहीं हुई है तो कोई फैसला तो नहीं दूंगा, बट अश्वगंधा इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, उसके भी सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इन सब औषधियों के साथ में आप रेगुलर च्यवनप्राश का इस्तेमाल करिए सुबह शाम उष्ण दूध के साथ में, वो बहुत बढ़िया है। बस अनुरोध रहेगा जिनको डायबिटीज है वो शुगर वाले च्यवनप्राश का इस्तेमाल ना करें। मार्केट में बहुत तरीके के जो है च्यवनप्राश हैं जो शुगर फ्री हैं, उन्हें ले सकते हैं। अंत में अपनी बात पूर्ण विराम देने से पूर्व यह बात अवश्य कहूंगा, मैंने जो भी फॉर्मुलेशंस बताए हैं, कृपया विनम्र अनुरोध है किसी चिकित्सक की देखरेख में ही लें, बिना जानकारी के कोई भी औषधि का सेवन करना उचित नहीं होगा। सो थैंक यू डॉक्टर रोहित, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से आयुर्वेद को समझाया और मैं आशा करता हूं कि दर्शकों ने समझा होगा कि आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लिविंग, इज अ वे ऑफ लाइफ। हमें लाइफ का एक रास्ता का पार्ट है आयुर्वेद, कि आपको कैसे रहना चाहिए, जीवन में कैसे जीना चाहिए। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। आयुर्वेद में कंप्लीट पैकेज है, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, जो भी ये मॉडर्न साइंस के टर्म हैं, उन सब चीजें समाई हुई हैं आयुर्वेद में। इट्स नॉट जस्ट वन पार्ट, वन वर्ड इज देयर विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। उन्हीं के सिनोनिम कह सकते हैं, पार्ट पार्ट आप कह सकते हैं कि डायग्नोसिस है, मिटिगेशन है, प्रिवेंशन है, बट आयुर्वेदा इज राइट फ्रॉम प्रिवेंशन टू क्योर। इट्स कनेक्टिंग, इस बीच में जितने भी स्टेप्स आएंगे उन सब में आयुर्वेद समाहित है। और आयुर्वेद सिर्फ, एक सवाल और है डॉक्टर साहब मेरे माइंड में, क्या आयुर्वेद का मतलब सिर्फ वनस्पतियां और हर्ब्स और मिनरल्स ही है, या इसके बियॉन्ड भी कुछ होता है आयुर्वेद में? देखिए आयुर्वेद के 8 हिस्से हैं। ओके। ठीक है। मैंने बोला ना आप सबसे पहले, आयुष्माने कामेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधे परमात्म। धर्म अर्थ, अच्छी आयु, धर्म अर्थ काम, इन सब की अगर कामना है तो आपको आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना हो। अब बात आती है वो उपदेश कौन से, तो उपदेश ये है कि जो सिद्धांत है आयुर्वेद का वो ये कहता है कि हमें कैसे सोना है, कैसे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त उत्थित जीर्णात जीर्णे निरूपयन्, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो मुहूर्त हम अगर उसमें समय पर हम उठते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं तो हमारी मन शांत रहता है, हमारी मेमोरी पावर बेहतर रहती है। जो बच्चे अगर पढ़ते लिखते हैं उनके लिए अध्ययन का समय बहुत अच्छा माना जाता है और वो पवित्र समय होता है, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। सूर्य देवता अपने समय पे तो निकल आते हैं, मगर उसके बाद तक लोग सोया करते हैं, तो ये गलत चीज है। हमें अपनी जीवन शैली में किस तरह जीना है, किस तरह भोजन करना है, और जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की चर्चा की गई। इसी तरह आयुर्वेद के 8 भाग, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग, शल्य दृष्टा जरा वशे, गत मस्तांग तन पुण्यम बुबधेयम पितामह। काय चिकित्सा मीन्स मेडिसिन। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेहातिसार दीनाम वसुमनार्थम। मेडिसिन इज एंड लार्जेस्ट ब्रांच, और उसके विषय में मैं जितनी भी चर्चा करूं तो कम है। काय चिकित्सा वही है मेडिसिन जिसमें सारी डिजीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसिता। बाल रोग, पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनमें बच्चों से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उन पे चर्चा की जाती है, तो हमें पीडियाट्रिशियन भी डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है। और सारंगधर संहिता
ठीक है, जिसको बाल रोग, कश्यप संहिता भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, उसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। तो ये 2 पार्ट हो गए, काय, काल, ग्रह, ग्रह रोग मतलब जो भूत विद्या है। भूत विद्या का अर्थ ये नहीं है कि जो भूत प्रेत से संबंधित है। भूत जनित रोग मतलब जो चीज हमें आंखों से दिख नहीं रही है, जैसे वायरल डिसऑर्डर, ठीक है ना, जो चीज दिख नहीं रही, ऑन्कोलॉजी इस तरह की, उसको भूत विद्या में रखा जाता है। ऊर्ध्वांग, ईएनटी, ऊर्ध्वजंत जितने और ईएनटी, ऊर्ध्वांग, ठीक है ना, ऊर्ध्वांग, शल्य दृष्टा जरा वृषय, ऊर्ध्वांग हो गया, शल्य हो गया मतलब सर्जरी हो गया, अगध, दृष्टा मतलब अगध, टॉक्सिकोलॉजी हो गई, वृषय मतलब जो बॉडी को रिजुविनेट कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअल इश्यूज की प्रॉब्लम है उस सबको बेहतर करने, ये अलग अलग 8 हिस्से हैं। ये वृक्ष है पूरा आयुर्वेद, जिनमें ये 8 हिस्से अलग अलग खिले हुए हैं, हर ब्रांच अपनी अपनी अलग ग्रोथ कर रही है। हालांकि कई और पार्ट्स हैं, जैसे मैं हूँ द्रव्य गुण ब्रांच से जुड़ा हुआ हूँ, जिनमें केवल वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अगर मॉडर्न साइंस से समझे तो फार्माकोलॉजी, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी, ठीक है, तो वही द्रव्य गुण है। तो हर एक चर्चा की गई है हर विषय में। जीवन से जुड़े पहलुओं की चर्चा करें तो स्वस्थ व्रत, हमें कैसे योग करना है, हम कैसे दिनचर्या में रहें, हमें कैसे प्राणायाम करना है, योगाभ्यास करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे धारण अपने आप को करना है, कैसे समाधि में लाना है, उन सभी विषयों पर चर्चा है। तो सामान्य तौर पे एक सामान्य जनमानस के लिए अपने आहार और विहार को ठीक करिए, आप बीमारियों को दूर भगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ओके। मेरा एक और प्रश्न था कि जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक भ्रांति होती है आयुर्वेद मतलब वेज, तो क्या आयुर्वेद के अंदर नॉन वेज भी होता है या इट्स ओनली वेज और ओनली प्लांट या ओनली देखिए, वनस्पति? बिल्कुल बिल्कुल, महर्षि चरक जब चर्चा करते हैं तो उनका कहना यह है कि संसार में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो औषधि गुणों से रहित हो। ओके। ठीक है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। तो जिस भी वस्तु विशेष से हमें अगर औषधीय गुण मिल रहे हैं तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा रोगी मांसाहार का सेवन करता है तो बहुत से ऐसे योग हैं जिसमें मांस रस का के बारे में भी चर्चा की गई है, ठीक है, और उसमें उनका भी सेवन कराया जा सकता है, मगर समय परिस्थितियों को देखकर कुछ चीजें देखकर। संभव नहीं है, ठीक है। मांस रस पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी एक चर्चा नहीं हो नहीं, जाएगी। मैं जो दर्शकों को सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आयुर्वेद का मतलब सिर्फ प्लांट तक ही सीमित नहीं है। नो इस नो, चिकित्सा पद्धति में अगर मरीज को ठीक करने के लिए जी, देखिए आयुर्वेद जो है ये वनस्पतियों से संबंधित है, ये जो है मिनरल्स से भी संबंधित है, ये धातुओं से भी संबंधित है, ये विषों से भी संबंधित है। पारद विष है, वस्तु नाम पौधा है, ये विष है। जितनी भी पॉइजनस चीजें, उनको भी पॉइजनस गुणों को हटा करके उनकी औषधीय गुणों को औषधि उभारना गुण, और उपयोग के लायक बनाना। जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे मानव शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में हर चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसी जरूरत, जैसी जिस वक्त की आवश्यकता होगी। तो वनस्पति से अगर बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है तो वनस्पतियों से दवाइयां निर्मित हैं, धातुओं से निर्मित हैं, मिनरल्स से, और या जो भी एलिमेंट इस धरती पर मौजूद हैं वो सभी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल होती हैं या की जा सकती हैं। बिल्कुल। तो जो लोगों के मनों में धारणा है कि नॉन वेज मतलब नॉन वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, मतलब अगर उसके अंदर औषधीय गुण है तो वो भी आयुर्वेद में सम्मिलित किया जाएगा या किन्हीं दवाइयों में बहुत उनका उपयोग। से सतेन जी, साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे योग हैं, जैसे एक मुझे अभी नागार्जुन करके कंपनी है, वो किसी, देखिए कई कई कंपनियां हैं और कई रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। साउथ में बिल्कुल। वाग्भट ऋषि को ज्यादा महत्व दिया गया है, उत्तर भारत में अगर आएंगे तो चरक और सुश्रुत महर्षि को ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पे कुछ अन्य योगों को ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप साउथ में जाएंगे तो साउथ इंडिया में अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। तो वो एक अश्वगंधादि लेहम बनाते हैं, उसमें अजमांस, अजमांस मतलब बकरी के मांस के रस का इस्तेमाल हुआ। तो केवल वो ही नहीं, चरक संहिता आप पढ़िए इसके विषय में,
जिन बच्चों के जब अतिसार होता है, दांत निकल रहे होते हैं, तो उनको डिसेंट्री की प्रॉब्लम, फीवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। आती दो है। चीजें बताई गई हैं इसके विषय में आचार्य चरक जी ने। एक तो पिपली चूर्ण को शहद में मिलाकर उनकी मिलाकर मसूड़ों पे रगड़ दीजिए आप। तो जो एंजाइम्स निकलते हैं, पॉइजनस मटेरियल निकलता है, वो स्टमक में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, वो अंदर जाता ही नहीं। और दूसरा एक तरीका है तीतर मांस चूर्ण, तीतर, ठीक है, ओके। या हनी में मिक्स करके उसको रब करना है, लगाना है, तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है, तो उन चीजों का चयन नहीं किया जाता है समय परिस्थितियों को देखते हुए। समय परिस्थितियों के चिकित्सा भी हिसाब से समय के साथ साथ बदलती रहती है, चिकित्सा भी तो समय के साथ साथ बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आज व्यक्तियों की जठराग्नि, उनकी बल अलग है, प्राचीन समय में अलग हुआ करता था। तो ये सारी चीजें, आज जो प्रदूषण है, रहन सहन का जीवन स्तर है, प्राचीन समय में बिल्कुल प्रदूषण नहीं था, लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। जी। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए कुछ उदाहरणों से ये क्लियर हो गया होगा कि आयुर्वेद का मतलब सिर्फ वनस्पतियां ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस पद्धति में इस्तेमाल की जाती हैं, और समय के साथ साथ ये पद्धति इवॉल्व होती रही है। जो चीज प्रैक्टिकली संभव है उनका उपयोग चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है। जैसा उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया कि पिपली और शहद को मिलाकर लगा सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव भी बताया कि तीतर के, बट वो क्योंकि प्रैक्टिकली आज के समय में संभव नहीं है उस चीज को ढूंढ के लाना या करना, तो वो चीजें धीरे धीरे डिस्करेज हैं। बट ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ वनस्पतियों तक सीमित है। आयुर्वेद में आज भी खोजें जारी हैं और आज भी रिसर्च चल रही हैं, और नए नए चीजें सामने आते रहती हैं। तो एक संपूर्ण साइंस है जिस, और ये अथाह समुंदर है, और इसे समझने की जरूरत है। इसे हम उस चश्मे से नहीं देख सकते जिस चश्मे से हम एक मॉडर्न साइंस को देखते हैं। तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, बिल्कुल जो सही। मैसेज था डॉक्टर साहब देना चाहते थे इस डॉक्टर्स डे पर, बट ये कहीं भी इंफीरियर नहीं है किसी और पद्धति के अगेंस्ट। सभी पद्धतियों का अपना योगदान है बीमारियों को निजात करने का। और जैसा कि अभी धीरे धीरे विदेशों में एक नई टर्मिनोलॉजी उभर कर आ रही है, हॉलिस्टिक प्रैक्टिस, जो सभी पद्धतियों को आपस में संगम बनाकर इवॉल्व करती है, विच इज कॉल्ड हॉलिस्टिक साइंस। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच ही आने वाले समय में तरह तरह की बीमारियों जंग फतह करने में लाभकारी होगा। आप आयुर्वेद को छोड़कर आज हमारे सामने एक समस्या है जो कि इतना विकराल रूप धारण की हुई है, कल को हो सकता है इससे भी बड़ी कोई समस्या भविष्य में आए। तो सारी पद्धतियों को एकजुट होकर, एकजुट दूसरों को सपोर्ट करते हुए ही हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ बीमारियां जटिल होती जा रही हैं। तो कोई एक सिस्टम अकेले अकेले अकेला चना कहते हैं कि फाड़ नहीं फोड़ता, तो अकेले कोई भी साइंस 100% सफिशिएंट नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझे, आयुर्वेद एलोपैथ को जब भी लीवर ट्रीट करना होता है तो लीवर प्रिपरेशन के नाम पर हमेशा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ही होता है। मैं ब्रांड नहीं लूंगा, XYZ किसी भी कंपनी का होगा, आज भी उस क्षेत्र में बिल्कुल, पूरा बिजनेस आयुर्वेद का ही है, और डॉक्टर के पर्चे पर वो लीवर के नाम पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ही होता है। यूट्राइन साइकिल को अगर रेगुलेट करना हो तो सबसे सेफेस्ट तरीका आयुर्वेद ही प्रोवाइड करता है। तो ये दो क्षेत्र हैं जहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडर्न साइंस ने दोस्ती की हुई है आयुर्वेद से। इस दोस्ती को और बढ़ावा देके ही हम तरह तरह की बीमारियों पर जंग में फतह कर सकते हैं, और एक दूसरे पर दोषारोपण कर कर सिर्फ बिल्कुल। नुकसान ही होगा, कोई उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा। देखिए, साइंस अलग हो सकती है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, मगर उद्देश्य गलत नहीं हो सकता है। तो मिलकर ही, वही मैं कह रहा हूं, मिलकर ही हम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। ये कि मतलब कि आयुर्वेद ने ये कैसे कर लिया, ये तो संभव नहीं है, ये एक गलत सोच है। और बिल्कुल, सभी बिल्कुल। पद्धतियों को मिलकर काम करना चाहिए। एक और एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि डेंगू आया, तो मॉडर्न साइंस ने बहुत ही इजीली अडेप्ट किया, पपीते की पत्ती के जूस को उसकी टैबलेट्स बना दी गई।
बहुत इजीली अडेप्ट किया, और अभी भी प्लेटलेट को बूस्ट करने के लिए प्लेटलेट चढ़ाने के अलावा मॉडर्न साइंस के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जैसे कुछ जगहों पर हमने दोस्ती की हुई है, इस दोस्ती को और मजबूती देने की जरूरत है। हर साइंस को मिलकर किसी भी बीमारी के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, जिससे कि एक होलिस्टिक अप्रोच से ही मानव जाति का भला हो सकता है, और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करने से जरूर कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ हितकारी या बेनिफिशियल निकलकर सामने आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान लफ्जों में समझाया है, और आयुर्वेद को समझें और उसको अपनाएं अपने जीवन में। ये जीवन जीने का एक ढंग है जो कि हमें स्वस्थ, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हर तरह से स्वस्थ रख सकता है। तो आयुर्वेद इज फुल ऑफ पावर, लेट्स ट्रस्ट इस, लेट्स बिलीव इट, इसमें भरोसा करें, इसको अपनाएं, और इसके परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। इसे अपनाकर ही हम इसे जज कर सकते हैं या किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ पढ़कर हम कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। जब तक आप उस पर अडॉप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, आप उसके डिफरेंस को समझ नहीं सकते। हर आदमी का डिफरेंस वैरी करता है। तो आयुर्वेद से जुड़िए, ये जीने का एक सही और सुदृढ़ अच्छा तरीका है, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्च नहीं है। ये इसको अडॉप्ट करने से आपके खर्चे बचेंगे, खर्च कोई नहीं और खर्च बचेंगे। तो इसी के साथ मैं इस शो को एंड करना चाहूंगा। मैं सारे दर्शकों की तरफ से डॉक्टर रोहित का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस शो पर विस्तृत जानकारी दी और दर्शकों के सवालों का भी जवाब दिया, उन्हें सुझाव दिए उसे कैसे अडॉप्ट करें। तो अंत में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम ये कहना चाहेंगे, किसी भी पद्धति को समझकर किसी विशेषज्ञ की राय से ही अपनाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने कही थी, हर चीज के इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस भ्रम में कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। गूगल इज स्वयं के नॉट चिकित्सक ना बने, स्वयं के चिकित्सक ना बने, किसी चिकित्सक की सलाह में ही औषधियों का सेवन करें, यही मेरी सलाह होगी। गूगल पे ना जाएं। क्लोज योर गूगल बिफोर एंटरिंग द डॉक्टर चैम्बर। आजकल ये होर्डिंग्स कई जगहों पे लगी होती है, कई जगहों पे ये टैग्स लगे होते हैं। गूगल यकीनन बहुत बेनिफिशियल है, बट जिन्होंने अपने लाइफ के 8-10 साल प्रैक्टिकली उस चीज को देखा हो और डेली चीजों को घटते हुए देखा, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बहुत सुपीरियर है गूगल में लिखी हुई चीजों से। और गूगल में लिखी हुई चीजें अपडेट उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती रहती, इट कैन बी आउटडेटेड आल्सो। तो डोंट बिलीव गूगल, लेट्स कीप गूगल साइड and consult in any condition the expert of any field to get the best result. Self practice को avoid करें, always consult a doctor. So इसी के साथ हम शो को खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा समय लिया डॉक्टर साहब, आपने पूरे 1 घंटे से ज्यादा समय दिया हमारे दर्शकों को, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए शो पर दर्शकों, एक नए टॉपिक के साथ। और मे बी दर्शकों से मैं चाहूंगा कि वो अपने फीडबैक मैसेज में ड्रॉप करें, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो यू कैन ड्रॉप इन द मैसेज। मेरी डॉक्टर साहब से बात होते रहती है, और डॉक्टर साहब का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। मे बी मैं कोशिश करूंगा दोबारा वो कभी अलग से एक शो पे आएंगे जो कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का ही शो होगा, ना कि मतलब कि जनरल डिस्कशन का। और जो सुझाव जिन लोगों को डॉक्टर साहब ने दिया है, अगर वो उसे अडॉप्ट करते हैं तो अपना फीडबैक भी हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लाभ हुआ उसको अपनाने के बाद। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, बहुत जल्द लेकर हम आएंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सभी दर्शकों को सत्येंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।